इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्तम सिंह और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, कल हमने बात की थी वैदिक सभ्यता के बारे में और हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते पढ़ते ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ चुके थे और हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों चलते हैं और देखेंगे हमने पिछली एक क्लास में अगले 4 से 5 मिनट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि वैदिक काल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो काल आता है उसको जानते हैं हम किसके नाम से? ऋग्वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जाना जाने वाला काल जो है वो कौन सा कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। प्यारे बच्चों जो वैदिक सभ्यता हुआ करती थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो कि हड़प्पा सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। अगर मैं बात करता हूं यह पितृ प्रधान सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी प्यारे बच्चों? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कुछ अलग ही हो रहा दिखे। देख रहे हैं क्या हो रहा है? चलिए बच्चों, ये थोड़ी सी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो उससे पहले हम प्यारे बच्चों इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम कल चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में। क्योंकि इससे छेड़ना है अपना वक्त का टाइम, अपना टाइम खराब करना, और हम आपका टाइम खराब करना नहीं चाहते। हम कम से कम समय में बेहतर से बेहतरीन आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है उसमें यह क्लास क्या हो, मील का पत्थर साबित हो। चलिए प्यारे बच्चों अब हम जानते हैं किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में। प्यारे बच्चों किसके बारे में जानेंगे? उत्तर वैदिक काल। तो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक सिविलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों वैदिक सिविलाइजेशन में कौन सा काल आता है प्यारे बच्चों? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। प्यारे बच्चों इसका जो समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर कितना माना गया है प्यारे बच्चों? 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर इसका जो समय माना गया है वो 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो अगर बात करें प्यारे बच्चों वैदिक सभ्यता की, तो उत्तर वैदिक सभ्यता में जो पहला काल था वो ऋग्वैदिक काल था, और दूसरा काल जो था प्यारे बच्चों वो कौन सा काल था? उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। प्यारे बच्चों जैसे कि हमने बात करी थी कि यहां पर सबसे पहले काम किया गया था, किसके बारे में बात कर रहे थे हमने कल? किसके बारे में बात की थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। अगर मैं यहां पर वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता हूं तो वर्ण व्यवस्था को आधार क्या मान लिया गया? तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बन गया? आधार बन गया प्यारे बच्चों जन्म। तो मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कि यहां पर वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर कर दी गई? जन्म के आधार पर। मतलब जो क्षत्रिय के कुल में क्या होगा? क्षत्रिय ही पैदा होगा, ब्राह्मण के कुल में ब्राह्मण, और शूद्र के कुल में शूद्र ही पैदा होगा। यहां पर जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित कर दी गई या फिर जन्मजात कर दी गई। तो सबसे पहले जो हमने बात की किसके बारे में? वर्ण के बारे में। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था। दूसरा जो टॉपिक हमने बताया था कि राजा का पद। कैसे बच्चों? राजा का पद। राजा का पद। राजा का पद किस तरीके से कर दिया? वंशानुगत। राजा का पद किससे कर दिया?
वंशानुगत कर दिया। ठीक है, मतलब राजा का पद वंशानुगत करने का मतलब है प्यारे बच्चों, यहां पर जो दो कमेटी होती थी जिसे हम सभा और समिति के नाम जाने थे, ऋग्वेदिक काल में दो कमेटी हुआ करती थी जो क्या करती थी, राजाओं का चुनाव करती थी। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे क्या, सभा और समिति का, सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यहां पर जो राजा को चुनने का काम किया करता था, सभा और समितियां दो प्रमुख संस्था हुआ करती थी, दोनों को समाप्त कर दिया। सभा, जैसा कि आपको पता है कि सभा आम लोगों की हुआ करती थी, जबकि श्रेष्ठ लोगों की जो एक कमेटी हुआ करती थी उसे हम समिति के नाम से जानते थे। जब इसका क्या प्यारे बच्चों, इसका महत्व या फिर अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, तो फिर इसी के आधार पर राजा का पद वंशानुगत कर दिया गया। साथ के साथ कहा गया कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा हुआ था उत्तर वैदिक काल आते आते। ठीक है, चलिए, भारत में जो मूर्ति पूजा का आरंभ होता है वो इसी समय से होता है। भारत में जो मूर्ति पूजा का चलन होता है वो किससे होता है, उत्तर वैदिक काल से होता है। और जैसे कि मैंने बताया था कल कि इस काल में देवता भी चेंज कर दी गई, इंद्र के आसन पर पूषण या फिर प्रजापति को स्थान दे दिया गया। चलिए बच्चों, तो यहां पर हमने जाना सबसे पहले किसके बारे में, यहां पर वर्ण व्यवस्था कैसी कर दी गई, वर्ण व्यवस्था का आधार जो कि ऋग्वेदिक काल में किसके आधार पर हुआ करता था, व्यवसाय के आधार पर, यहां पर क्या कर दिया गया, आधार मान लिया गया प्यारे बच्चों जन्म को। क्योंकि हम चीजों को कंपेयर करते हुए चलेंगे तो हमें चीजें याद रहने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, राजा का पद, जहां पहले राजा का चुनाव हुआ करता था यहां पर राजा का पद कैसा कर दिया, वंशानुगत, क्योंकि सभा और समिति का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। बच्चों अगर हम आगे देखें तो यहां पर किसको बोला जाता था, हल, है ना। यहां पर इस काल में मिट्टी को उर्वरता की देवी तो कहते थे भाई, क्या, मिट्टी को उर्वरता की देवी तो कहते ही थे। इस काल में प्यारे बच्चों हल को क्या बोला जाता था, हल को सिरा बोला जाता था, हल को क्या, सिरा। और प्यारे बच्चों हल को साथ में सिरा बोलने के साथ साथ हल रेखा, हल रेखा, है ना, जिसे हम आम भाषा में, गांव की भाषा में क्या कहते हैं, कूण। तो हल रेखा को क्या बोला जाता था, सीता बोला जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस काल में, ऋग्वैदिक काल में हल को क्या, सिरा, जबकि हल रेखा को सीता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और सभी को पता है कि इसी काल में लोहे की खोज हुई थी, लगभग 1000 ईसा पूर्व कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में। तो कह सकते हैं हम ये लोग लोहे से भली भांति परिचित हुआ करते थे। तो ये लोग किससे, ये लोग प्यारे बच्चों लोहे से भली भांति परिचित हुआ करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार जन्म से इसी काल में किया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं प्यारे बच्चों क्या है इसी काल से सबसे पहले क्या हुआ, मूर्ति पूजा का आरंभ, मूर्ति पूजा का आरंभ। इस काल में प्रमुख किए गए कार्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, मूर्ति पूजा का आरंभ। ठीक है, जैसे मूर्ति पूजा का जो सबसे ज्यादा आरंभ हुआ है पूजा करने का, देखो अगर मैं बात करूं कि लिंग पूजा का आरंभ हड़प्पा से हुआ है और वो हड़प्पा सभ्यता की देन है, लिंग पूजा और स्वास्तिक। लेकिन जबकि मूर्ति पूजा का जो आरंभ कहां से हुआ, उत्तर वैदिक काल से। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई ये बताइए हमें कि जो ये मूर्ति पूजा का आरंभ किस समय से हुआ है, किस सभ्यता से हुआ है। सभ्यता पूछो तो वैदिक काल, और वैदिक काल का समय कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। चलिए मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया। प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों की शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ,
3 आश्रमों की शुरुआत की गई और तीनों आश्रमों के बारे में प्यारे बच्चों जवालोपनिषद में जाना जाता है। तो ये चारों आश्रम जो हैं ये किस में जाने जाते हैं प्यारे बच्चों? जवालो उपनिषद में ये चारों आश्रम जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए जवालो उपनिषद। प्यारे बच्चों जवालो उपनिषद में देखो सभी लगभग जो तीनों वेदों का रचन है इसी में हुआ है। और जो उपनिषद हैं प्यारे बच्चों वो कितने हैं बताइए? बेटा उपनिषदों की संख्या कितनी है जी? पानी पी लेता हूं मैं, बताइए आप। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं आपसे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है तो उपनिषद हो जाते हैं कितने? 180। और अगर पुराणों की बात करता हूं तो पुराण हो जाते हैं 18। वेदांग की बात करता हूं तो वेदांग हो जाते हैं 6। अगर मैं वेद की बात करता हूं तो कितने हो जाते हैं प्यारे बच्चों? 4 वेद हो जाते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए जवालो उपनिषद में प्यारे बच्चों 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करता हूं तो पहला आश्रम कौन सा है? ठीक है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पहला आश्रम कौन सा है बच्चों? ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम कौन सा है प्यारे बच्चों? गृहस्थ आश्रम। फिर कौन सा है प्यारे बच्चों? वानप्रस्थ आश्रम। और अंतिम आश्रम कौन सा है प्यारे बच्चों? सन्यास आश्रम। वानप्रस्थ थोड़ा ठीक लिखेंगे तो ठीक है। कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ के बाद प्यारे बच्चों कौन सा आश्रम हो जाएगा? सन्यास आश्रम। प्यारे बच्चों अगर ब्रह्मचर्य आश्रम की जो आयु मानी गई है तो 0 से 25 वर्ष कितनी मानी मानी जाती है आमतौर पर? और गृहस्थ आश्रम की 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और 75 से लगभग 100 वर्ष। ठीक है, तो किसकी? सन्यास आश्रम की। लेकिन प्यारे बच्चों अगर एक विडंबना की बात मैं करूं, भारत के व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो कितनी बताई जाती है? 68 वर्ष बताई जाती है। तो ये सन्यास आश्रम तो खत्म सा हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल रूप में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि भारत के जो लोगों की आयु है वो औसतन कितनी हो जाती है? 68 वर्ष हो जाती है। कोई पहले खत्म हो जाता है, कोई 80 85 साल 90 साल के लोग भी जीते हैं भारत में। लेकिन एक औसतन आयु है वो कितनी बताई जाती है मृत्यु की? वो 68 वर्ष बताई जाती है। ठीक है, लेकिन जहां पर जापान में 80 85 के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो जवालो उपनिषद में प्यारे बच्चों कितने आश्रमों के बारे में बताया गया है? 4 आश्रमों के बारे में। और उत्तर वैदिक काल में हम सिर्फ कितने आश्रमों के बारे में जानते थे? तो उत्तर वैदिक काल में हम सिर्फ 3 आश्रमों के बारे में जानते थे। और वो 3 आश्रम कौन कौन से हुआ करते थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। और आने आने वाले समय में प्यारे बच्चों ये चौथा आश्रम जो है सन्यास आश्रम जोड़ा गया। कालांतर में एक और नया आश्रम जोड़ दिया गया, सन्यास आश्रम। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि चारों आश्रमों के बारे में, है ना, जीवन के जो प्रमुख 4 आश्रम हैं उनके बारे में किस उपनिषद में उल्लेख मिलता है? तो कौन सा उपनिषद है प्यारे बच्चों? जवालोपनिषद। कौन सा है प्यारे बच्चों? जवालो उपनिषद में उल्लेख मिलता है। चलिए हल रेखा को क्या बोलते हैं? सिरा। और हल को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिरा। और हल रेखा को क्या बोलते हैं? सीता। और मूर्ति पूजा का जो आरंभ होता है प्यारे बच्चों इसी रूप में होता है। ठीक है, चलिए यहां तक हमारी सारी बातें क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। प्यारे बच्चों आगे जानेंगे कि यहां पर जैसे उत्तर वैदिक काल का क्या होता है? अंत होता है। जो कबीले हुआ करते थे वो किसका रूप ले लेते हैं? जनपद का। और यहां पर जो मकान बनाए जाते थे वो कच्चे बनाए जाते थे। और हरियाणा में
एक जगह है भगवानपुरा, वहां पर 13 कमरों वाला मकान हमें मिलता है। कितने? 13 कमरों वाला एक कच्चा मकान हमें खुदाई के दौरान मिला है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या हुआ है, घटना क्या हुई कि कबीलों का रूप, किसका? कबीलों का रूप जनपद ने ले लिया। कबीलों का रूप किसने ले लिया? जनपद ने ले लिया। ठीक है, तो कबीलों का जो रूप था वो किसने ले लिया बच्चों? तो कबीलों का रूप किस किस व्यक्ति ने ले लिया? जनपद ने ले लिया। ठीक है, ये सारी बातें प्यारे बच्चों उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेंगे फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल 1000 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। वर्ण व्यवस्था आधार कर दी, जन्म कर दी, राजा का पद वंशानुगत कर दिया और सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त कर दिया। ठीक है, हल को सिरा और मूर्ति पूजा का आरंभ, कबीलों का रूप जनपद ने ले लिया। और जवालो उपनिषद में 3 आश्रमों के बारे में बताया गया है। कौन सा? जब चार में, सुनो सॉरी, जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों के बारे में बताया गया है। लेकिन तब तक, जब तक उत्तर वैदिक काल का समय था, सिर्फ हम 3 आश्रमों के बारे में जानते थे। वो कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। कालांतर में कौन सा आश्रम जोड़ा गया बच्चों? तो कौन सा? संन्यास आश्रम जोड़ा गया है ना। और यहां के जो प्रिय देवता हुए, इस काल के जो प्रिय देवता हुए, वो कौन हुए प्यारे बच्चों? पूसन, जिन्हें हम प्रजापति के नाम से जानते हैं, है ना। और समस्त जो कुरीतियां हैं वो इसी काल में बढ़ती चली गई। ठीक है, चलिए बच्चों, यहां तक आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां पर चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे जानेंगे हम किसके बारे में प्यारे बच्चों। इसे खत्म करने से पहले क्या जानेंगे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम अंग्रेजी में किसके नाम से जानते हैं? ASI के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, किसके नाम से जानते हैं? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बात करता हूं प्यारे बच्चों मैं इसकी स्थापना की, तो कौन है? वी विद्यावती। सॉरी, स्थापना कब होती है प्यारे बच्चों? 1861 ईस्वी में। तो कब होती है इसकी स्थापना? 1861 ईस्वी में। ठीक है, इसके प्रथम जो चेयरमैन थे वो कौन बनते हैं 1861 ईस्वी में? तो एक व्यक्ति हुआ करते थे प्यारे बच्चों, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम इसके पहले चीफ बनते हैं। और वर्तमान में चीफ कौन है? वर्तमान अगर चेयरमैन की बात करें, देखो, प्रथम चेयरमैन और वर्तमान, अगर प्यारे बच्चों में चेयरमैन की बात करता हूं तो वर्तमान के जो चेयरमैन हैं वो कौन हो जाती हैं? वी विद्यावती। विद्यावती, तो वर्तमान में जो कौन है चेयरमैन? वी विद्यावती। प्यारे बच्चों, विद्यावती से पहले कौन थी? उषा थी, है ना, उषा सिंह। वी विद्यावती कब से हैं? 2020 से अब तक हैं। इससे पहले उषा थी। और ये कब से हैं प्यारे बच्चों? 2020 से अब तक हैं। तो कब से प्यारे बच्चों? 2020 से ये अब तक हैं। कौन? वी विद्यावती। नोट कीजिए इसे। ठीक है, चलिए। चलिए,
चलिए प्यारे बच्चों, यहां तक आपकी बात थी किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में। और साथ के साथ हमने जाना कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन, देखो आपसे क्वेश्चन अगर टफ करेगा तो पूछेगा कि भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किसके अधीन काम करता है? तो भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय, किसके? भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इस वाले फैक्ट को भी आप लिख सकते हैं कि क्या नोट यह भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन क्या करता है प्यारे बच्चों? यह काम करता है। और यहां पर यही स्टडी जी होती है, मैं हर जगह स्टडी जी के जहां मुझे थोड़ा भी लगता है कि इसके बारे में पूछ सकता है, तो प्यारे बच्चों जितनी भी सारी पुरानी जो सभ्यताएं हैं, जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जितनी ऐतिहासिक धरोहर की जो इमारतें हैं, सभी के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की होती है, जो कि भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक संस्था है। और यहां से जो भी कमाई होती है यह एक केंद्र सरकार की संस्था है, और सारी जो कमाई होती है केंद्र सरकार की होती है। और समस्त बिल्डिंगों की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार आदि, तो सबकी जो रक्षा और सुरक्षा का दायित्व किसका होता है? और उसके संवर्धन, है ना, टूट फूट ना हो, बेकार ना हो, जर्जर ना हो, किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। और केंद्र सरकार के लिए कौन काम करती है? एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? जॉन मार्शल, सन जॉन मार्शल, जो कि 1902 से लगभग 1928 तक पद पर बने रहे थे। देखो क्रॉस चेक करना, ठीक है? जॉन मार्शल कब से रहे थे? 1902 से 1928 तक पद पर बने रहे थे। प्यारे बच्चों, अब जानेंगे हम किसके बारे में? वेदों के बारे में, ठीक है? तो एक कॉलम सा बनाएंगे और आपसे जो भी सवाल पूछेगा सारे सवाल इसी मिलेंगे वेद से संबंधित, ठीक है? चलिए एक कॉलम बनाएंगे किसका प्यारे बच्चों? वेद का। सॉरी, सीधा सीधा लिखेंगे। एक कॉलम हो गया प्यारे बच्चों वेद का, और इसके बाद एक आता है इसका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, तो किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है प्यारे बच्चों? इसके बाद आता है इसका कौन है? पुरोहित। पुरोहित के बारे में बात कर रहे थे। और फिर प्यारे बच्चों हम चर्चा करते हैं इसके उपवेद के बारे में। किसके बारे में? इसके उपवेद के बारे में, ठीक है? प्यारे बच्चों, भारत का सबसे जो प्राचीन और सबसे अच्छा वेद कौन सा है? देखो वेद सारे अच्छे हैं, लेकिन सभी अच्छे इंसानों में से अगर एक इंसान की तुलना करनी हो, उसी प्रकार चारों वेदों में से सबसे प्राचीन और सबसे अच्छा वेद चुनना हो तो हम किसे चुनेंगे? ऋग्वेद को, जिसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय हुई थी, ठीक है? और उसे ऋग्वेद के नाम जाना जाता है, सबसे प्राचीनतम वेद। तो प्यारे बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऋग्वेद, ठीक है? अगर प्यारे बच्चे इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो कौन से हो जाते हैं? ऐतरेय तथा कौशितकी। कौन कौन से हो जाते हैं प्यारे बच्चों? ऐतरेय, ऐतरेय तथा कौशितकी। ऐतरेय तथा कौशितकी। अच्छा, इसका जो पुरोहित है, इसका जो पाठन करता है, जो व्यक्ति इसको पढ़ता है, उसे हम किसी भी चीज का कोई कोई धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे आपके यहाँ कथा होती है तो आपका पुरोहित, जैसे हम पंडित के नाम से जानते हैं, तो इसका पंडित कौन? पंडित को क्या कहते हैं हम? हिरोत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हिरोत, होत्र, ठीक है? तो क्या कहते हैं?
होत्र। और इसके जो उपवेद है वो कौन सा है प्यारे बच्चों? आयुर्वेद। आयुर्वेद, ठीक है। तो इसका जो उपवेद हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? आयुर्वेद इसका उपवेद हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे कि वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगर इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऐतरेय तथा कोशित की। अगर इसके पुरोहित को भी देखें तो ह्रोत, और उपवेद को देखें तो आयुर्वेद। बच्चों थोड़ी सी दिक्कत ऐसे ऐसे याद करने में होगी, क्योंकि ऐतरेय तथा कोशित की कुछ अटपटे से नाम देखने में मरते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो भाई पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में? सामवेद के बारे में, जिसे प्यारे बच्चों हम संगीत का वेद भी कहते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं सामवेद के बारे में, तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? तांडव तथा षड्विश। कौन से हो जाते हैं प्यारे बच्चों? तांडव तथा षड्विश। चलिए तो कौन कौन से हो जाते हैं? तांडव और षड्विश। किसके प्यारे बच्चों? सामवेद के, ठीक है। चलिए इसके जो उच्चारण करता है, इसका पुरोहित है या इसको पंडित है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो इसका उपवेद हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। इसका जो गंधर्व वेद क्या हो जाता है? इसका गंधर्व वेद, है ना, गंधर्व वेद इसका क्या हो जाता है? उपवेद हो जाता है। आगे बात करेंगे यज्ञ का वेद, जो कि है यजुर्वेद। प्यारे बच्चों ये एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, और इसके हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो तेतरी तथा शतपथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से प्यारे बच्चों? इसे दूसरी उससे लिखेंगे, है ना, चलो इससे लिखेंगे। यजुर्वेद, तेतरे और कौन सा प्यारे बच्चों? शतपथ। और प्यारे बच्चों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से आपके पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा इसका जो पाठन करता है पंडित है? अर्धायु, अधर्व, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसका जो उपवेद कहलाता है वो कौन सा कहलाता है प्यारे बच्चों? धनुर्वेद। तो इसका जो उपवेद हो जाता है वो कौन सा हो जाता है बच्चों? धनुर्वेद हो जाता है। प्यारे बच्चों अगर मैं आगे चलता हूं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अब सबसे लास्ट वाला वेद बचा। और सबसे लास्ट वाला वेद कौन सा है प्यारे बच्चों? तो वो है अथर्ववेद। अथर्व वेद, है ना। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे हम गोपद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोपद के नाम से, है ना। इसका जो पंडित है उसे हम प्यारे बच्चों पंडितों किस नाम जानते हैं? ब्रह्मा के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मा के नाम से, ठीक है। तो गोपद को थोड़ा सा ठीक लिखेंगे। इसको किस नाम जानते हैं बच्चों? ब्रह्मा, ठीक। अब इसकी बात करें, इसका कौन सा है प्यारे बच्चों? तो दवा का वेद, और दवा को कहते हैं शिल्प वेद। इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद आपने सुना होगा, शिल्पवेद किसके लिए फेमस है? औषधि के लिए फेमस है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जाना हमने किसके बारे में? वेदों के बारे में। और वेदों के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से जान लिया, ठीक है। चलिए चलिए छोड़ो इसे, है ना। तो यहां पर जाना प्यारे बच्चों हमने किसके बारे में? वेदों के बारे में। चलिए तो एक बार इसे क्या कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, हो तो खैर ऊपर नीचे रहे, ये तो खामा खा खींच दिया हमने, ठीक है। चलिए चलिए
तो यहां पर बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेद के बारे में। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है प्यारे बच्चों? ऋग्वेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय तथा कुशित की। इसका जो पंडित होता है उसे हम ह्रोत के नाम से, और इसका जो उपवेद है वो क्या नाम से? आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा वेद जिसे हम संगीत के वेद के नाम से जानते हैं, उसका जो अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो तांडव तथा षड्विश। और जो इसका जो पंडित होता है उसे हम उद्गाता के नाम से जानते हैं। और इसका उपवेद क्या कहलाता है? गंधर्व वेद, है ना। अंग्रेजी में बात करें तो गंधर्व वेदा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। यजुर्वेद की बात करें तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तेतरे तथा शतपथ। और इसका पंडित कौन सा हो जाता है? अर्धायु, जिसे हम, इसका उपवेद कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? धनुर्वेद। अगर बात करें प्यारे बच्चों यजुर्वेद की, तो ये किसका वेद है? ये यज्ञ का वेद है। इसके आधार पर कर्म कांड यानी यज्ञ किए जाते हैं, जबकि जादू टोना नहीं। जादू टोना, आडंबरों और औषधि वाला वेद कौन सा है? अथर्व वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ है। इसका जो पंडित है उसे हम ब्रह्मा के नाम से, और इसका जो उपवेद है उसे हम शिल्प वेद के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, कि वेदों से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, है ना। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो यजुर्वेद है कैसा है? गद्य पद्य दोनों में है, तो आवश्यकता नहीं है ना पॉइंट में कहीं पर भी कॉपी में जगह हो लिख लो आराम से, क्योंकि नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से बनाओ। लेकिन नोट्स जितना बनाने में स्मार्टनेस दिखाओगे उतना ही याद करने में ज्यादा स्मार्टनेस दिखाओगे, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमें याद चाहिए, है ना, चाहे प्रॉपर पूरी तरह से नोट्स बना के रखो चाहे वैसे रखो, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात करता हूं मैं कि अथर्व वेद को किस नाम जाना जाता है? तो तंत्र मंत्र जादू टोना, है ना, और औषधि संबंधी सभी कार्य इस वेद के द्वारा किए जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं ऋग्वेद के बारे में। इसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में प्यारे बच्चों, ऋग्वेद का एक मंडल है, तीसरा मंडल, तीसरे मंडल, है ना, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, है ना, जिसे हम गायत्री मंत्र को आप सभी लोग जानते होंगे। गायत्री मंत्र होता क्या है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका प्यारे बच्चों? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और पेपर में पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो प्यारे बच्चों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पहले भी बता चुका हूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसका? वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है किसमें? 10वें मंडल में, ठीक है। तो तीसरे मंडल की बात की गई। और इसी ऋग्वेद में से महाराज इंद्र को कितने सूक्त प्रदान किए गए? तो 250, और अग्निदेव को 200, ठीक है। तो अग्निदेव को कितने दिए गए प्यारे बच्चों? 200। तो ऋग्वेद में जो 250 जो ऋचाएं हैं वो किसके लिए दी गई? सूक्त किसके लिए दिए गए? भगवान इंद्र को। और 200 जो रचनाएं हैं वो किसको दी गई? अग्नि को, ठीक है। तो यहां पर हमने जाना ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, जिसमें 10 मंडल है। अब तीसरे मंडल के बारे में बात की थी, गायत्री मंडल। 10वें मंडल के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं कि हमारे जो भारत का जो आदर्श वाक्य है कौन सा? सत्यमेव जयते। कौन सा प्यारे बच्चों? सत्यमेव जयते, जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। अब कुछ लोग कहेंगे सत्यमेव जयते की बात करें तो अशोक के स्तंभों में से लिया गया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपसे पूछता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे सबसे प्रमाणिक, और सबसे प्रमाणिक जो ग्रंथों उपनिषदों में आता है एक उपनिषद कौन सा है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा विजय
होती है। ठीक है, क्या होता है मतलब सत्यमेव जयते का, कि सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये सत्यमेव जयते प्यारे बच्चों कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडको उपनिषद लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। लिया गया है। तो कौन सा प्यारे बच्चों? सत्यमेव जयते कहां किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और सत्यमेव जयते के बारे में सभी लोगों को पता होगा, और वैसे लिख भी देते हैं कि हमारा क्या है? आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य है किसका? भारतीय सरकार का। सभी जो सरकारी कार्यालय हैं सभी पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, है ना। तो हमारा जो अशोक चिन्ह है उस पर भी लिखा है सत्यमेव जयते, है ना। अशोक चिन्ह में प्यारे बच्चों सिंहों की संख्या है, जो शेरों की संख्या है वो कितनी है? 4 दिखाई गई है। और प्यारे बच्चों जब संख्या 4 दिखाई गई है, एक शेर पीछे की तरफ और 3 शेर सामने दिखाई देते हैं, एक बिल्कुल फ्रंट पर, 2 साइड में। पीछे वाला शेर जो है वो छिपा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहां पर बात करी थी हमने किसकी? सत्यमेव जयते की। चलिए चलते हैं इससे जुड़े हुए अन्य फैक्टरों के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम मैं बात करता हूं कि वेदों को समझने के लिए पहले वेदों को पढ़ना बहुत आसान नहीं था। ठीक है, जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक तो सबसे पहले वर्णमाला, है ना। और वर्णमाला जैसे ही कंप्लीट होती है कि हिंदी का आधार मानकर हम पहले ज्ञान लेते हैं किसका? व्याकरण का। और उसी व्याकरण, सॉरी, वर्णमाला किसका पार्ट है? व्याकरण का ही पार्ट है। तो हिंदी को पढ़ने के लिए जिस तरह हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार वेदों को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों? वेदांग की आवश्यकता पड़ती है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। और पहले वेद जो हैं कि हर किसी व्यक्ति से नहीं पढ़ने जाते थे, लेकिन जब लोगों ने वेदांगों का अध्ययन किया तो लोग वेद भी पढ़ने लगे। ठीक है, तो वेदांगों की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? 6। वेदांगों की बात करें, कितनी संख्या है प्यारे बच्चों? 6। और वेदांग कौन कौन से हैं? पहला देखेंगे शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों? चौथा कौन सा हो जाएगा? ज्योतिष। पांचवा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? छंद। और छठा कौन सा हो जाएगा? निरुक्त। सॉरी, छठा कौन सा हो जाएगा? निरुक्त। चलिए, है ना। तो प्यारे बच्चों अगर वेदांगों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? कि वेदांग, वेदों को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वेदांगों की आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों। और वेदांग कितने हैं? 6। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। इन्हीं का अध्ययन करने के बाद हम आसानी से किसका अध्ययन करने लगे प्यारे बच्चों? वेदांगों का अध्ययन करने लगे। अब मैं बच्चों किसकी बात करता हूं? पुराण की। पुराण, है ना। पुराणों की संख्या इतनी है, 18 बताए गए हैं पुराण, है ना। जिसमें सबसे सॉरी एक सेकंड। प्यारे बच्चों पुराणों की बात करते हैं, हम कर रहे थे पुराणों की बात। तो पुराण कितने प्यारे बच्चों? 18। और सबसे जो प्रमाणिक और प्राचीन पुराण है ना, प्राचीन व प्रमाणिक पुराण, वो कौन सा है?
सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है प्यारे बच्चों? तो चलो देखते हैं। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है बताइए? तो वो है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ठीक है। अगर मत्स्य पुराण के साथ साथ सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मैं आपको देता हूं दो पुराण, है ना। कौन कौन से प्यारे बच्चों? वायु पुराण, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वायु पुराण और गरुण पुराण, है ना। पुराण प्राण नहीं, गरुण पुराण, है ना। तो कल के लिए क्या क्वेश्चन है, आपको किसके बारे में बताना है? वायु पुराण और गरुण पुराण के बारे में आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर अब सबसे पहले सवाल क्या आता है कि पुराणों के रचयिता कौन है, ठीक है। पुराणों के कभी कभी रचयिता पूछता है, जैसे कि उपनिषदों के रचयिता जो है वेद व्यास को बताया जाता है कि उपनिषदों के रचयिता कौन है? वेद व्यास। ठीक उसी तरह से पुराणों के अगर प्यारे बच्चों हम रचयिता की बात करें, है ना, तो एक ऋषि हुआ करते थे और उन ऋषि का क्या नाम हुआ करता था प्यारे बच्चों? लोमहर्ष। लोमहर्ष। तो ऋषि कौन से हुआ करते थे प्यारे बच्चों? लोमहर्ष। और एक इनके पुत्र हुआ करते थे और पुत्र का नाम था प्यारे बच्चों उग्रश्रवा। तो पुराणों के अगर रचयिता की बात करें, ऋषि हुआ करते थे कौन? लोमहर्ष। और इनके प्रति इनके जो पुत्र हैं वो उग्र श्रवा। अगर मैं किसकी बात करता हूं? उपनिषद के रचयिता, है ना। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि उपनिषद के रचयिता, उपनिषद के रचयिता, तो कौन हो जाते हैं प्यारे बच्चों? वेद व्यास। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपके कभी दिमाग में एक चीज आए कि वेदों के रचयिता कौन है? कौन? वेदों के रचयिता कौन है? तो आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आएगा कि भाई ये बता दो हमें वेदों के रचयिता कौन है। तो प्यारे बच्चों, अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कुछ विशेष व्यक्तियों ने क्या किया था, वेदों को लिखा था। और कुछ लोग कहते हैं कि स्वयं ईश्वर के द्वारा ये लिखे गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले से ही थे। लेकिन एक दिमाग आता है, जब पहले से ही थे तो किसी ना किसी ने लिखे होंगे, है ना। ऐसे थोड़ी है कुछ भी हो गया होगा। तो अब तक इसका प्रमाण ठीक तरह से नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे प्राचीनतम वेद और वेदों में हर बात बिल्कुल सटीक तरीके से लिखी गई है। प्यारे बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। और जो कल हम प्यारे बच्चों किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो कल हम चर्चा करेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चों? मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलिए, है ना। और कल शुरू करेंगे हम मौर्य साम्राज्य, चाणक्य की दोस्ती, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्योंकि हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो ज्यादा ज्यादा बार पूछे जाते हैं। हम कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो नहीं पूछा जाता हो, ठीक है। चलिए, चलिए यहां पर प्यारे बच्चों हमने बात की थी उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक शासन किया। वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी उसे जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। और राजा का पद वंशानुगत क्यों किया गया? क्योंकि सभा और समिति का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। प्यारे बच्चों, अगर राजा का पद वंशानुगत किसने किया था? गुलाम वंश का शासक हुआ करता था इल्तुतमिश, क्योंकि वो अपनी जीती जी अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर गया था, है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं कि इस सभ्यता में, वैदिक सभ्यता का काल जो है उत्तर वैदिक काल, वहां पर हल को सिरा और हल रेखा को सीता बोला जाता था। हम उस हल रेखा को क्या बोलते हैं? आमतौर पर गांव में कोण बोला जाता है, ठीक है। इसी काल से मूर्ति पूजा का आरंभ होता है। कबीलों ने स्थान ले लिया किसका? जनपद का। प्रिय देवता पूषण हुआ करते थे। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख बताया गया है। जबकि ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों के बारे में जाना जाता था, ठीक है। चलिए, यहां पर मैं बात करता हूं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। 1861 में इसका फॉर्मेशन होता है। प्रथम जो चेयरमैन बनते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंगम बनते हैं। और प्यारे बच्चों, वर्तमान चेयरमैन कौन है? वी विद्यावती। इससे पहले थी उषा जी, ठीक है। और 2022 से अब तक अपने पद पर हैं। और यह जो विभाग है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एक संस्था है, यह भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन काम
करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करिए थे वेद के बारे में। तो वेद, प्रमुख चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। एक टेबल सी है, ऐसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और बार बार पढ़ेंगे, है ना, बार बार भाई पढ़ना ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, कंटेंट मिल रहा है आपको और कंटेंट बेहतरीन क्वालिटी का मिल रहा है, तो पढ़ो, दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें ऋग्वेद के बारे में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें सॉरी ऋग्वेद तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में जो 250 ऋचाएं हैं वो इंद्र के लिए और अग्नि के लिए 200 समर्पित हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किससे लिया गया है प्यारे बच्चों? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बच्चों अगर हम बात करता हूं किसके बारे में? वेदांग के बारे में। किसके बारे में? वेदांग के बारे में। तो वेदांग का मतलब क्या है कि यहां वेदांग की संख्या कितनी है? 6, है ना। वेदों को समझने के लिए एक रचना की गई, किसकी प्यारे बच्चों? वेदांग की, जिसके रूप में हम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों पुराणों की संख्या है वो कितनी है? 18 है। ठीक है, और जो प्राचीन में प्रमाणिक पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। आपको सवाल दिया गया था कि आप वायु पुराण और गरुण पुराण के बारे में बताएंगे। ठीक है, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। और उपनिषदों के रचयिता कौन है? वेद व्यास। प्यारे बच्चों अगर भारत में कर लगाने की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो कर लगाने की शुरुआत, है ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? कर लगाने की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। किससे? उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। किससे प्यारे बच्चों? उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। कर लगाने की जो व्यवस्था है किस शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। बच्चों कल हम बात करें किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य। प्यारे बच्चों मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य पर 3 शासकों ने शासक किया, है ना। तो मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य पर कितने शासकों ने शासक किया? 3 शासकों ने। पहला शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे इनके पिता बिंदुसार। और फिर कौन हुआ करता था? सम्राट अशोक। ठीक है, तो इन तीनों शासकों के बारे में पढ़ के आना है। ठीक है, तीनों शासकों के बारे में क्या करना है? आपको पढ़ के आना है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और बिंदुसार के बारे में, है ना। सम्राट अशोक को भी काफी इतिहास में जाना जाता है। कलिंग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, और कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार के कारण इनका मन कैसा होता है? व्याकुल हो जाता है, और ये धार्मिक जीवन जीने की क्या कर लेते हैं? सोच, मतलब एक तरह से धार्मिक जीवन जीना की बात मान लेते हैं कि अब मैं आज से क्या करूंगा? धार्मिक जीवन जीऊंगा, और उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करते, अपने छोटे भाई तिस्य के साथ मिलकर 99 भाइयों की हत्या की थी, है ना। एक अनुश्रुति है, अनुश्रुति गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है ना। ऐसी बात है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 ईस्वी में शासक बना था। कब? 322 ईस्वी में शासक, ईसा पूर्व, सॉरी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। इस पर, और 298 ईस्वी में कर्नाटक के श्रावण बेल गोला में संलग्न विधि से इसने प्राणों की आहुति दे दी। तो छोटी मोटी बातें आपको बता दी गई हैं, और बाकी चीजें आप कल पढ़कर आएंगे। और कल जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और डिस्कस करेंगे बिंदुसार के बारे में, और एक क्लास में सम्राट अशोक के बारे में, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है और काफी ज्यादा। जैसे ये खत्म होता है तो हम किसकी बात करेंगे? गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।